Hello CUET aspirants, we are here with another session of CUET English mock test। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने बहुत डिटेल में आपके साथ सिलेबस का वीडियो शेयर किया है। जो बच्चे अभी तक नहीं उन्होंने देखा है सिलेबस का वीडियो, तो वो सिलेबस का वीडियो जरूर जाके देख लें। स्टडी डिजाइन, स्टडी प्लान, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सब पे डिटेल्ड वीडियोस आ चुके हैं। मगर आज का सेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ CUET। मॉक टेस्ट का मतलब है ये क्वेश्चंस हमारे द्वारा बनाए गए हैं, और इन बातों को, दो बातों को हमने एक्सेसिवली ख्याल में रखा है इसको बनाते हुए। एक तो आपका सिलेबस, तो जो भी क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे वो आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे कंप्लीटली। और दूसरा है आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड, ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, वोकैबुलरी में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस हमने आपके साथ फॉर्मुलेट करके बनाए हैं। और मेरा एक सुझाव है कि आप इस पेपर को शांति से अपने घर में सॉल्व करिए, थोड़ा सा टाइम लिमिट लेकर। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस। इट इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड एज वेल। सो वंस यू हैव सॉल्व द पेपर, एक बार आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप मेरे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन को अपने आंसर्स के साथ मैच करके मार्क्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं अपने CUET के। देयर इज +5 मार्किंग फॉर अ राइट आंसर एंड -1 फॉर एन इनकरेक्ट आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। और सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है मैंने। डिफिकल्ट तो नहीं कहना चाहिए, पर ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों को डरा देता है, क्योंकि उसमें प्रिंटेड मटेरियल बहुत होता है। तो वही मेरा आज पॉइंट है कि प्रिंटेड मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता। CUET में जितने भी पैसेजेस अभी तक आए हैं बहुत ही आसान लेवल के आए हैं। नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है और उन्होंने दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। So Prime Minister Narendra Modi's decision to convene मतलब to conduct a video conference of leaders of 8-member SAARC on Sunday represents a much needed out of the box का मतलब होता है unique thinking as the world faces the COVID-19 coronavirus pandemic। फिर कहता है pandemic do not recognize political borders and in times of trouble reaching out to neighboring countries is the most obvious course of action। कुछ भी नहीं है समझने जैसा। To that end, the 8-hour-long discussion with the leaders of Afghanistan the Maldives, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, and the Special Assistant on Health to the Pakistan PM came up with the shared and unique perspective मतलब नजरिया, outlook, in dealing with the virus that has affected so many people and claimed over so many lives worldwide। अब जब मैं ये so many कर रही हूँ, यहाँ पे रीडिंग की एक टेक्निक मौजूद है। देखिए, सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो इस नंबर्स पे सवाल नहीं पूछते हैं, तो जब आप उसे रीड करते हैं आप उसे इजीली स्किप कर सकते हैं। एक और बात, ऊपर बहुत सारी कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, इन पे भी सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, तो जब आप रीडिंग करें उसे बहुत जल्दी जल्दी केवल मेन मुद्दा पकड़िए। ठीक है, ये भी मैं आपको सिखाना चाहती थी। इनफैक्ट हमारी डिटेल सेशंस होती हैं स्पीड रीडिंग के ऊपर, माइंड मैपिंग के ऊपर, जो कि लगभग सारे कंपेटिटिव एग्जाम में, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। द मीटिंग सॉ मिस्टर मोदीज प्रपोजल फॉर, एक सेकेंड, ये स्टेबलाइज हो गई आपकी स्क्रीन। द मीटिंग सॉ मिस्टर मोदीज प्रपोजल फॉर अ कोविड-19 इमरजेंसी फंड। इंडिया विल कंट्रीब्यूट अगेन एज वेल एज अ डिसीजन ऑन टेक्निकल टास्क फोर्सेज। अफगानिस्तान, आप प्लीज पकड़ के चलिए कि मैं कितनी जल्दी पढ़ रही हूँ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान हैव स्पेसिफिक चैलेंजेस एज दे शेयर लॉन्ग बॉर्डर्स विद ईरान। अब ये जो क्या है, अगली 3-4 लाइनों में उसने बताया है कि कंट्रीज के साथ कोविड-19 को लेकर चैलेंजिंग सिचुएशन क्या है। Another concern is of an escalation or increase in the virus's spread in the subcontinent. With close to 300 positive cases, South Asia has seen a much lower incidence globally, but given its much higher population density, it is clear that any outbreak will lead to a far more casualties. Casualties का यहाँ मतलब है fatalities, FATALITIES, or deaths. Other concerns are about underreporting, as fewer people are being tested in much of South Asia, and whether public health services can कोप, एक शब्द लिखा है, कोप का मतलब है हैंडल। इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ क्लोजली द सार्क कंट्रीज विल कोऑपरेट टू डील विद द वायरस। हमें अपने मुद्दे की बात मिल गई है। ये जो पैसेज है करीब 219 शब्दों का पैसेज है, और इसकी जो लास्ट लाइन है इसमें ऑथर कहता है कि हमें ये देखना बचा है कि कैसे ये सार्क कंट्रीज आपस में एकजुट होकर इस वायरस का मुकाबला करती हैं। बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहला पॉइंट यही है कि जब भी आपको कोई भी पैसेज दिया जाए तो आप ये बात ध्यान रखें, व्हाट इज द मेन आइडिया। मेन आइडिया को हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि प्लॉट, थीम, सेंट्रल आइडिया, जिस्ट, समरी, कंक्लूजन।
लेकिन सारी बातों का एक ही सबसे बड़ा सार है, और वो ये है कि ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहा है। जो आपने इतनी बात समझ ली तो आप ये मान के चलिए कि आपके सीयूईटी में करीब 4 से 5 नंबर तो इसी पे आधारित होते हैं, मेन आइडिया क्वेश्चन पे। तो मान लीजिए औसतन देखा गया है सीयूईटी में 3 पैसेजेस के करीब आते हैं एक पेपर में, और 3 पैसेजेस में करीब 2-2 नंबर आपके मेन आइडिया के ही सवाल होते हैं। 2 नंबर से मेरा मतलब है दो क्वेश्चंस का मतलब हो गया 10 नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और बहुत ही सिंपल सवाल अब आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। प्राइमरी पर्पस, मेन आइडिया, प्लॉट, थीम, सेंट्रल आइडिया, मेन कंक्लूजन, ये सारे विभिन्न चीजों के एक ही एक नाम है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। कोई जरूरत नहीं है पैसेज को दोबारा पढ़ने की, आई एम श्योर आप ऐसे ही सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो पहला है टू हीप अनड्यू प्रेज ऑन मिस्टर मोदी। अनड्यू का मतलब है प्रेज विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट जेन्युइन। अब आप खुद बताइए, क्या ऐसा कुछ लग रहा था पैसेज पढ़ के? बिल्कुल भी नहीं। फिर कहता है टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, अब हिम यहाँ पे मिस्टर मोदी है, फॉर हिज आइडिया, ये भी नहीं है। टू इलेबोरेट द कंसर्न्स, इलेबोरेट का मतलब यहां हो गया डिस्कस, टू डिस्कस द कंसर्न्स ऑफ सार्क कंट्रीज रिगार्डिंग कोविड, एंड टू इन्फॉर्म द रीडर ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स यानी क्रिएटिव इनिशिएटिव अंडरटेकन टू काउंटरैक्ट कोविड। अब आप बताइए, दो ही ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर मेरी बात याद रखिएगा, ऑथर का व्यू पॉइंट बहुत जरूरी है। और अगर आपने आखिरी लाइन ध्यान से पढ़ी थी तो उसने साफ साफ बोला था कि देखना यह है कि ये सारी कंट्रीज मिलजुल के कोविड से कैसे डील करती हैं। तो इस आधार पे यहाँ आपका जो मेन आइडिया है वो है ऑप्शन सी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे कॉम्प्रिहेंशन पे। बिल्कुल चिंता मत करिए, ये सब आपके लिए एकदम ऑन योर टिप्स हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग बहुत अलग अलग तरह के सवाल भी लगाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, ग्रामर, तो आज सारा कुछ हम कवर करेंगे। अब हम शुरू करते हैं जल्दी से अपना सेकंड पैसेज। वी विल बी रीडिंग टुगेदर, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, केवल मुद्दे की बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, सो व्हाइल स्पीकिंग टू हिज काउंटरपार्ट्स, काउंटरपार्ट्स का मतलब है अदर प्राइम मिनिस्टर्स, was a part of Mr. Modi's message. It was, however, certainly not the whole. ये पूरी बात नहीं थी, और भी इसके अंदर कुछ बातें थी। The fact that he, now look at this line, इसमें ऑथर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। The fact that he decided to make the video conference available live, ये देखिए यहाँ ऑथर ने आपको बहुत एम्फोसाइज करके किया है his desire to reach out to and reassure the public in the SAARC region. reassure का मतलब होता है कंसोल, सांत्वना देना, है ना। फिर आगे चलते हैं। इसके अलावा बियॉन्ड दिस इज द मैसेज सेंट आउट बाय डिसाइडिंग टू एंगेज विद द मोर और लेस मॉरिबंड। मॉरिबंड का मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, जिनकी मृत्यु बहुत निकट हो। सार्क नेबरहुड कंट्रीज, बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि जो मोदी जी ने निर्णय किया है कि सार्क के साथ हम दोबारा अपनी एसोसिएशन कायम करेंगे, उसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है, और वो सोच ये है कि जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं उनको वो एकजुट करना चाहते हैं। फिर ऑथर कहता है कि इनफैक्ट द वर्चुअल समिट इज द फर्स्ट हाई लेवल सार्क मीटिंग। 2014 से लेकर अब तक ये पहली बड़ी सार्क की सम्मेलन हो रहा है। एंड इसका असर कब हुआ है, या ये कब हुआ है? इंडिया ने 2016 में होने वाली सार्क मीटिंग अटेंड नहीं की थी, क्योंकि उस समय उरी अटैक हो गया था। ये मीटिंग इस्लामाबाद में होनी थी, और पाकिस्तान ने उस समय अपने जम्मू एंड कश्मीर को सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा नेगोशिएशन करने की स्थिति में आ गया था। पीएम इमरान खान एब्सेंस ऑन संडे, और इस वजह से ये बड़ी सी मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एकजुट होकर कोई निर्णय नहीं ले पाए। आखिरी पैराग्राफ, क्लियरली रिवाइविंग, रिवाइविंग मतलब पुनर्स्थापना करना, उसमें नई जान फूंक देना, रिसरेक्शन द सार्क इनिशिएटिव विच कंट्रीज इन द रीजन इंक्लूडिंग नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान हैव advised will not be easy given the poor ties between SAARC's two largest members, India and Pakistan.
बट इट इज सिग्निफिकेंट। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादातर, आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऐसा होता है, मगर ज्यादातर जो लास्ट लाइन होती है वो सबसे बड़ा क्लू होती है, इधर लास्ट लाइन और द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सब कुछ भूल के ऑथर अपने अपने आप से बोलता है कि मुद्दे की बात यह है, अच्छी बात यह है कि नई दिल्ली जो है तैयार है पॉलिटिक्स को अलग करके और एक नए सिरे से सार्क कंट्रीज को पैंडेमिक से डील करने में सहायता करने के लिए इंडिया जो है वो तैयार है। अब मेरे ख्याल से आपकी समस्या ज्यादा नहीं रही होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आंसर एकदम क्लियर है। क्या दिखाना चाहता है ऑथर? टू शो इंडिया जेन्युइन इंटेंट, इंटेंट का मतलब इच्छा इन हेल्पिंग सार्क कंट्रीज, आखिरी लाइन से बिल्कुल मेल खाता है। टू प्रेज द एफर्ट्स ऑफ इंडिया, टू शो दैट सार्क कंट्रीज हैव बीन डेड सिंस 2014, ये एक छोटा पॉइंट था, मेन आइडिया नहीं था। टू शो द हॉस्टाइल रिलेशनशिप, एनिमी, anatomical relationship, sorry, ये जो hostile है इसका मतलब होता है antagonistic, against each other, और enemy। ऐसी एक रिलेशनशिप को उजागर करता है बिटवीन इंडिया एंड हाउ इट अफेक्ट सार्क। बहुत सारे बच्चे ए और डी में कंफ्यूज होंगे, क्या आप मुझे बता पाएंगे सही आंसर क्या है? इसीलिए मैंने कहा था कि पेपर घर पे सॉल्व करिएगा और फिर आंसर्स इससे चेक कर लीजिएगा। सही आंसर 1 ही रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि ऑथर ने पैसेज की शुरुआत में ही बोला था, मैं आपको फिर से दिखा देती हूं। एक तो एंड में उसने बोला है बट इट इज सिग्निफिकेंट दैट दे आर विलिंग टू पुट पॉलिटिक्स असाइड, ये काफी बड़ा पॉइंट था। और अगर हम शुरुआत देखें तो अगेन उसने कहा है कि the fact that Mr. Modi decided to make the video conference available live indicates his desire to reach out to and reassure the public in the SAARC region। इसका मतलब ऑथर तारीफ कर रहा है इंडिया की genuine, sincere, honest intent की in handling the COVID crisis। I hope आपको कुछ आइडिया मिला होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस पे, जिसको हम कहते हैं वर्ड यूसेज या जो वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए देखते हैं। इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो अ वर्ड इज प्रिंटेड इन बोल्ड, बोल्ड का मतलब एक हाईलाइटेड वर्ड है, और उसके नीचे 4 चॉइसेस दी गई हैं। आपको वो वाली चॉइस निकालनी है जिसका मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर हो मीनिंग में टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एंड रिप्लेसेस इट विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन सेट बनाया है बिल्कुल सीयूईटी की ही लैंग्वेज ली है मैंने, इसमें ये 3 लाइनें वहीं से उठाई गई हैं, मगर क्वेश्चंस बनाए हुए मेरे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन ऑल दैट यू हियर इन द क्लास। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन all that you hear in the class। retain का मतलब क्या होता है? remember। ठीक है, अब यहां पर 2 शब्दों में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, कीप और रिकॉल। तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूं कि कीप जो है अक्सर काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। काउंटेबल ऑब्जेक्ट समझते हैं आप? 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, ठीक है, तो कीप। लेकिन हमको जो है यहाँ पे ऑल है, ऑल का मतलब क्या हुआ? नॉलेज, और नॉलेज अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से जो है आंसर आपका रिकॉल रहेगा। रिकॉल मतलब रिकैपिचुलेट, रिटेन, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए आंसर इस केस में आपका बी रहेगा। प्रिजर्व और कंजर्व क्यों नहीं यूज करते हैं? प्रिजर्व का मतलब होता है चीजों को संजो के रखना, उनकी जो ताजापन है उसे बरकरार रखना, इसलिए ये गलत हो गया। कंजर्व का मतलब होता है कि प्रोटेक्ट
जो कि आप नॉलेज को कैसे यहाँ पर करेंगे, वो सेंस नहीं यूज हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि वर्ड यूसेज के अंदर हो सकता है आपको शब्द का मीनिंग पता हो, लेकिन एक एक शब्द को बहुत केयरफुली चुनना पड़ता है, और यही हमारा काम है। इसी वजह से हम आपको ये मॉक टेस्ट करा भी रहे हैं। आगे चलते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, बहुत अच्छा शब्द है विसिसिट्यूड्स। द ग्रेट आर्टिस्ट लाइफ वॉज फुल ऑफ विसिसिट्यूड्स। मैं आपको इसका हिंदी में मीनिंग भी बता दूंगी, इंग्लिश में बता दूंगी। विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है लॉट ऑफ मिजरीज, एडवर्सिटीज, बहुत कठिन परिस्थितियां। ठीक है, अब यहां आपको 4 शब्द दिए गए हैं, सोरोज, मिसफॉर्च्यून, चेंजेस, सरप्राइजेस। इसमें 2 तो आप इजिली हटा सकते हैं, चेंजेस और सरप्राइजेस। हमको सोरोज और मिसफॉर्च्यून्स में से कुछ चुनना पड़ेगा। द ग्रेट आर्टिस्ट लाइफ वॉज फुल ऑफ विसिसिट्यूड्स, मिजरीज, एडवर्सिटीज, और यहाँ पे सही आंसर होगा मिसफॉर्च्यून, क्योंकि जो ये शब्द है विसिसिट्यूड्स, इसका मतलब दुख नहीं होता है, इसका मतलब होता है विषमताएं, इसका मतलब कठिन परिस्थितियां। दुख का मतलब हो गया डेस्पोंडेंस, दुख का मतलब हो गया सॉरो, करेक्ट, जो ये लिखा हुआ है सॉरो, समथिंग विच हर्ट्स यू। और विसिसिट्यूड्स इज विषम परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट विल बी मोर ऑफ मिसफॉर्च्यून रादर देन एनीथिंग एल्स। चलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन। शी हैज एन इनसेशिएबल लव फॉर म्यूजिक। पहले तो आपको बताती हूँ इनसेशिएबल शब्द कहां से आया है। इनसेशिएबल शब्द आया है सटाइटी से, और सटाइटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक, अब इनसेशिएबल लगा, इन जहां कहीं लग जाएगा तो उसका क्या मतलब होता है, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड। शी हैज a love for music which cannot be satisfied. ठीक है, so unsatisfiable, unchanging, unchanging का मतलब हो गया constant। अब आपको खुद ही समझ में आ गया, unchanging आंसर नहीं हो सकता। undesirable, not desired, नहीं, हमको कुछ ऐसा चाहिए जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है। इररिकंसाइलेबल, इररिकंसाइलेबल, 2 लोगों के बीच जैसे मतभेद है, तो उन दोनों ने अगर सेटलमेंट कर लिया तो उसको कहते हैं रिकंसाइल, एडजस्ट हो गया। और इररिकंसाइलेबल का मतलब है नॉट बीइंग सेटल्ड। द डिफरेंसेस बिटवीन राम एंड श्याम आर इररिकंसाइलेबल, मतलब इन दोनों के बीच जो मनमुटाव है, जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो सेटल नहीं हो पा रहा है, नेगोशिएट नहीं हो पा रहा। तो आप बताइए क्या आंसर रहेगा, सीधे सीधे अनसैटिस्फाइबल। नाउ द ग्रेट डांसर, लुक एट दिस, इम्प्रेस्ड मतलब खुश हो गए ऑडियंस, इम्प्रेस द अप्रिशिएटिव, तारीफ करने लगे ऑडियंस बाय हिज निम्बल मूवमेंट्स। अब जब ऑडियंस तारीफ कर रहा है तो अनरिदमिक तो नहीं हो सकता कि ताल कहीं और नाच कहीं हो रहा है। लाइवली, क्विकनिंग, क्लियर। अब आप बताइए निम्बल का क्या मतलब हो सकता है। क्विकनिंग जरूरी नहीं है बहुत तेज तेज डांस करे तो इम्प्रेस हो जाए, क्लियर, बाय हिज क्लियर मूवमेंट्स हो सकता है, और लाइवली, मगर निम्बल का मतलब होता है लाइवली। ठीक है, वेरी लाइवली, वेरी एनर्जेटिक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। द विजिटर हैड अ बोहेमियन लुक। हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो सिनोनिम हो बोहेमियन का। बोहेमियन का मतलब होता है अनकन्वेंशनल, नॉट ट्रेडिशनल। हिप्पी, HIPPY, हिपी काइंड ऑफ अ लुक। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। होस्टाइल का मतलब अगेन एनिमी, एंटागोनिज्म, सिनिस्टर मतलब इविल, और अनफ्रेंडली तो आप जानते ही हैं, somebody who's unfriendly does not make very good friends, उसका नेचर जो है वो फ्रेंडली किस्म का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुलेट वुंड प्रूव्ड टू बी फेटल। फेटल का मतलब होता है डेडली, मृत्यु तक ले आया। ठीक है, सीधे सीधे आंसर डेडली। ग्रीवियस का मतलब होता है वेरी सैड,
डेंजरस आपको पता ही है, खतरा। सीरियस भी आपको पता है, ही हैज अ सीरियस टेम्परमेंट, वेरी सोबर। ओके, अब देखिए, अब नए प्रकार के क्वेश्चंस लाए आपके लिए। दिस इज अ क्लोज पैसेज। ओके, CLOZE, क्लोज पैसेज है ये भी आपके सीयूईटी में बहुत पूछा गया है, बहुत ही जो है कम जगह पढ़ाया जाता है क्लोज पैसेज, लेकिन आपके सीयूईटी में आता है। सो इन द फॉलोइंग पैसेजेस सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटिव्स गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। तो एक बार हम आपको ये पैसेज दिखा देते हैं, बहुत ही छोटा पैसेज है, 3-4 ही लाइन है बस इसमें, और इसमें आपको कैसे करना होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो कोशिश करिएगा क्लोज पैसेज में कि एक बार ये सारी लाइनें एक साथ पढ़ लें, क्योंकि क्लोज पैसेज में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है टेंसेस। एक ही शब्द के, जैसे कि नीडेड, नीड्स, हैव नीडेड, नॉट नीडेड, इस तरीके के ऑप्शंस ये लोग बना रहे हैं सीयूईटी में। तो अच्छा ये रहेगा कि आप एक बार पैसेज पढ़ लें और उसके बाद ब्लैंक 1, ब्लैंक 2, ब्लैंक 3 करके इसकी आंसर चॉइसेस हैं। यानी कि आपको ब्लैंक 1 में क्या भरना है, उसके लिए 4 शब्द दिए, एक चुनना है। 2 के लिए भी सेम, 1 2 3 4 5, हर क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी 25 मार्क्स का क्लोज पैसेज है ये। So a year is hardly sufficient time for a master to dash about a new school, leave alone absorb distinct tradition like this. Most of the new appointees had not served in a residential school and dash time to learn, but the short tenure मतलब period of the job, time period of the job did not allow dash. They could not develop understanding of the student and his dash. चलिए अब हम देखते हैं, बड़ा आसान है, कोई चिंता की बात नहीं है। select the most appropriate option for blank number 1. learned, मैंने आपसे कहा था कि इसी तरह के ऑप्शंस देता है, learned, learn, learns, learning। और सेंटेंस हमारा था कि a year is hardly sufficient time for a master to learn, क्या आएगा, learn about a new school, leave alone absorb distinct tradition like, उसका भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहां आपका आंसर रहेगा बी। अब आपको याद है ये कौन सी लाइन के लिए था, लीव अलोन अब्सॉर्ब अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक, यहां पर क्या आएगा आपका, आर्स, आर्स यानी हमारे जैसा। तो अब आपको धीमे धीमे समझ में आ रहा है कि ये पैसेज जो है किस बारे में है। ये बात करता है एक टीचर की जिसने अभी नया नया कोई स्कूल ज्वाइन किया है, और ऑथर ये कहना चाह रहा है कि ये जो टीचर है इसको इतना समय नहीं मिला है कि ये हमारे स्कूल की पुरानी प्रथाओं को इतने अच्छे से समझ पाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज यानी जो नए टीचर अपॉइंट हुए हैं वो कभी भी किसी रेसिडेंशियल स्कूल में उन्होंने नहीं पढ़ाया है, एंड डैश टाइम टू लर्न, एंड दे हैव नॉट हैड सफिशिएंट टाइम टू लर्न। अब देखते हैं इसमें थर्ड वाले ब्लैंक में ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं पेपर में। ब्लैंक 2 हो चुका है हमारा, अब हम आते हैं ब्लैंक 3 पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 3। नीडिंग, नीड, नीडेड, नीड्स, चेक कर लेते हैं। And the new appointees have not served in a residential school and need time to learn, need time to learn। यहाँ पे subject verb agreement के rules हैं, क्योंकि appointees की बात हो रही है तो they need time, appointee होता तो needs time। ठीक है, तो appointees need time। अब बस 2 blank और बचे हैं, but the short tenure did not allow, क्या आना चाहिए, that they could not develop understanding of the student and his, जो भी शब्द इन्होंने 5th वाले में दिया है। तो जल्दी से हम लोग 4th और 5th भी कर लेते हैं इसमें। या तो हमने डिसाइड कर लिया था 4th वाले में दैट आएगा, 5th वाला एनवायरमेंट। ठीक है, वापस चलते हैं हम अपने पैसेज पे। But the short tenure did not allow that, they could not develop understanding of the student and his environment। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज पैसेज। आई डाउट आपने पहले लगाया होगा क्लोज पैसेज, मगर सीयूईटी में ये पूछा जा रहा है।
चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द कैट वॉज चेजिंग द माउस, सब्जेक्ट कौन है? कैट। प्रेडिकेट वाले पार्ट में कहता है माउस। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे क्या होगा? द कैट वॉज चेजिंग द माउस, माउस पहले आना चाहिए। द माउस वॉज बींग चेज्ड बाय द कैट, दैट इज ऑप्शन 2। द माउस वॉज चेजिंग बाय द कैट गलत इंग्लिश है। द माउस हैज बीन चेज्ड यानी पहले कभी भगाया गया है कैट के द्वारा। कैट चेज द माउस, इसमें आपने पैसिव वॉइस बदली ही नहीं है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे उसमें कैट सब्जेक्ट था, अब इसमें माउस सब्जेक्ट है। और हमें टेंसेस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। द माउस वॉज बींग चेज, क्योंकि पास्ट टेंस में लिखनी होती है पैसिव वॉइस, तो माउस वॉज बींग चेज बाय द कैट। अब देखिए ये एक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। एनालॉजी, बहुत सारे सवाल आते हैं आपके एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो क्या होता है, जैसे कि ए शब्द लिख दिया, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। अब आपको देखना होता है कि ए और बी के बीच में रिश्ता क्या है। क्या ये दोनों पर्यायवाची हैं यानी सिनोनिम्स हैं? क्या ये दोनों विलोम शब्द है यानी एंटोनिम्स हैं? क्या ए जो है वो बी को कॉज कर रहा है? मतलब हमें ए और बी के बीच में रिश्ता देखना है, और या तो सेम रिश्ता या तो डिफरेंट रिश्ता नीचे से टिक करना है। वो आपको ऊपर वाला जो है लाइन बता देगी कि आपको क्या करना है। अब इस केस में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। तो इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय व्हाट। तो अब ये आपको थोड़ा ज्ञान जो है वो साइंस का भी चाहिए, इसमें बेसिक है। आप चाहें तो ये क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं अगर आपकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया 50 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 करने होते हैं, आपको पूरे 50 नहीं करने हैं। मैं आपको इस मॉक टेस्ट में पूरे 50 एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जब आप इसे घर पे सॉल्व करें तो आप 40 क्वेश्चन भी इजिली कर सकते हैं। और इंटू 5 करके, जैसे 40 में मान लीजिए आपके 5 गलत हो गए, तो अपने आपको 35 में से मार्क करिएगा। तो 35 इंटू 5, और क्योंकि 5 गलत हुए हैं तो 35 इंटू 5 -5, ये आपका स्कोर है। So typhoid is caused by, obviously it is a bacteria, Salmonella typhi, Typhii, HII, sorry, HII is the bacteria which causes typhoid. Another question based on grammar. He said to his brother, do not put sharp things on your bed. अब इसको हमें indirect speech, भाई indirect speech में करना है। तो he told his brother not to put sharp things on his bed, not on your bed, your bed, ठीक है। So he told his brother not to put sharp things। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, he said to his brother do not put sharp things on your bed, मतलब तुम अपने बिस्तर पे कोई sharp things मत रखो। So he told his brother not to put sharp things on his bed, हो जाएगा ना। अब क्योंकि ये अपने भाई से बात करे तो his bed हो जाएगा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स मूव ऑन। द करेक्ट आंसर वाज डी। अब देखिए यहाँ पे अब हम फिर वोकैबुलरी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। सो पिक द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन। सिनोनिम मैंने आपको बताया जस्ट लाइक अ पर्यायवाची, डिफरेंट वर्ड बट हैविंग द सेम मीनिंग। सो एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा। देखिए अब यहाँ पर ज्यादातर बच्चे एक्सपेंसिव तुरंत टिक कर देंगे और वो सही भी होंगे, +5। विटिलिगो इज अ कंडीशन इन विच द स्किन हैज व्हाइट पैचेस। और विटिलिगो अगर पूरी बॉडी में होता है तो उसको हम एल्बिनिज्म कहते हैं। कैमराडरी मतलब फ्रेंडशिप, और कंजीनियलिटी मतलब भी फ्रेंडशिप और फ्रेंडली नेचर। तो दोनों शब्दों का एक ही मतलब है, लेकिन क्योंकि एनॉर्मस था, एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, बिग, मैसिव। और उसका सिनोनिम बोला था तो एक्सपेंसिव, जिसका मतलब होता है वास्ट, ह्यूज, ठीक है। ये क्वेश्चंस बड़े जल्दी हो जाते हैं क्योंकि इसमें अगर मीनिंग पता है तो कुछ भी नहीं आपको करना है। जाइगैंटिक, अगेन द मीनिंग इज गिवन स्ट्रेट, ह्यूज, मैसिव, एनॉर्मस, ठीक है। अंडरमाइन का मतलब होता है टू मेक समथिंग वीक। अंडरस्कोर का मतलब होता है एम्फसाइज। एम्फसाइज का मतलब होता है किसी चीज को बहुत अंडरलाइन करना, उसे बहुत महत्व देना। फिर सीनरी का तो मतलब पता ही है आपको। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा ओके, दिस इज समथिंग प्रोबेबली यू हैव नॉट हर्ड दिस वर्ड, डलसेट। डलसेट का मतलब होता है मेलोडियस, वेरी स्वीट साउंडिंग।
और अच्छा शब्द है इसके लिए मेलिफ्लुअस, सिम्फनी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेलोडियस। कैकोफोनी इसका एंटोनिम है, तो आप अगर ये लिख रहे हैं तो एक साथ ही लिख लीजिए, कैकोफोनी इज द एंटोनिम ऑफ डलसेट। वी वर टिकिंग सिनोनिम्स, तो आंसर तो आपका मेलोडियस ही है। मगर अगर एंटोनिम पूछा होता हम कैकोफोनी कर सकते थे, और एंटोनिम क्या होता है, जारिंग, JARRING, और ब्लेरिंग, बहुत तेज, हार्श, डिस्कॉर्डेंट, कोई ऐसी साउंड जो कि मधुर ना हो, डिस्कॉर्डेंट। वेनेमस मतलब पॉइजनस। विट्रियोलिक, अगेन इट मीन्स वेरी हार्श स्पीच, एसिडिक स्पीच, बिटर, सिवियर, something which is very again venomous, acerbic। अगर आप ये कहीं लिख सकते हैं तो सारे लिख लीजिए, कल को आपको विट्रियोलिक का भी सिनोनिम पूछा जा सकता है CUET में, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज राइट दिस इन अ रजिस्टर। The next word for which we have to find the meaning, for which we have to find the synonym is satire. Satire का मतलब होता है comical, funny, farcical, ठीक है। और यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा sarcasm, जिसका मतलब होता है टॉन्ट। टॉन्ट नहीं, जैसे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो टॉन्ट का मतलब वो ताना मारना, ताना मारना, किसी को चोट पहुंचाना बातों से, ताना मारना। लेकिन सबसे प्राइमरी चीज इसमें यह है कि चाहे आप सरकाजम करें, चाहे आप सटायर करें, एक प्राइमरी चीज है कि वो फनी तरीके से होना चाहिए। तो जैसे एक माँ है, वो अपनी लड़की से कह रही है कि हाँ हाँ तुम तो इतना काम करती हो कि दिन में एक पत्ता भी नहीं हिलाती। ठीक है, तो ये एक तरीका है टॉन्ट मारने का, जिसको हम सरकाजम कहते हैं। दोनों सटायर और सरकाजम फनी और कॉमिकल होते हैं, कॉमिकल, और मैं लिखा हुआ है कॉमिकल होते हैं। मगर जो चीज आपको याद रखनी है कि जो सटायर है वो पब्लिक इशू पे होता है। जैसे आपकी एक बहुत ही प्रचलित लाइन है, मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान। तो ये क्या है, सटायर है पब्लिक इशू पे, करप्शन पे। और सरकाजम, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, टॉन्ट मारना, ये क्या होता है, ये थोड़ा पर्सनल टाइप का होता है। वो पब्लिक इशू पे होता है, ये पर्सनल, तो ये एक छोटा सा अंतर है। फिर एक और शब्द यहाँ लिखा है लैम्पूनिंग। लैम्पूनिंग भी कॉमिकल मतलब होता है, लैम्पूनिंग का भी मतलब होता है मजाक उड़ाना, कैरिकेचर करना, मिमिक्री करना। ठीक है, तो लैम्पूनिंग का मतलब कैरिकेचर, मिमिक्री। मेडल, डू नॉट मेडल इन माई अफेयर्स, डू नॉट इंटरफियर इन माई अफेयर्स। आई होप आप सब ये नोट कर रहे हैं। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अरे वाह, सेम वर्ड आ गया है दोबारा, कई बार ऐसा हो भी जाता है। अब आप बताइए, फार्सिकल अभी मैंने बताया है, सीधे सीधे क्या मतलब हो गया, फनी। फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिक, कोई व्यक्ति जो बहुत कम संसाधन में काम चला ले, स्टिंजी और इकोनॉमिक। Then you have again economical is the synonym of frugal. Sensuous मतलब related to the sense of touch. Next question, we have the word bountiful. Bountiful का मतलब होता है plenty, जब कोई चीज बहुत बहुतायत में हो, और इसके लिए एक अच्छा शब्द है abundance. Sacred और पायस दोनों एक ही शब्द है, सेक्रेड और पायस दोनों का मतलब होता है होली, फॉर दैट मैटर प्योर भी इसी में आ जाता है, सेक्रेड, पायस, होली। नेक्स्ट वी हैव वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है, जैसे आपने कभी पेंडुलम देखा हो, तो पेंडुलम इस तरह से वैसिलेट, ऑसिलेट करता रहता है। वैसिलेट का मतलब होता है जिसका दिमाग बहुत स्थिर ना रहता हो, जो डिसीजंस बहुत आसानी से ना ले पाता हो, जो निर्णयों के बीच में त्रिशंकु बन के घूमता रहता है, वैसिलेट। तो यहां पर इसका ओके
अब यहां आप देखिए, वैसिलेट, कंसिडर, स्टेबल, कमेंडेबल, फॉइल। अब यहां आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में वैसिलेट का कोई स्ट्रेट मतलब दिया नहीं हुआ है, तो इस केस में हम इसका एंटोनिम ही टिक कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो सिनोनिम से रिलेटेड हो। वैसे वैसिलेट का मतलब होता है फ्लक्चुएट, ठीक है। तो पर क्योंकि इसका कोई मीनिंग दिया नहीं है, तो इसको हम एंटोनिम ही टिक करेंगे, ठीक है। स्टेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है वर्दी ऑफ अप्रिसिएशन, जिसकी सराहना की जा सके। और कंसिडर मतलब हम सोचेंगे इसके बारे में। फॉइल का मतलब होता है पुट टू वेस्ट। ये कहाँ यूज होता है फॉइल? ये वो वाला भी फॉइल आप समझ सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल। फॉइल मतलब परत, ठीक है। पर यहां जिस तरह लिखा हुआ है फॉइल, ही फॉइल्ड माई प्लान्स ऑफ अ गुड पार्टी, मतलब ही डिस्ट्रॉयड माई प्लान्स ऑफ अ गुड पार्टी। तो यहाँ क्योंकि सिनोनिम नहीं दिया हुआ है, तो हमने एंटोनिम ही टिक कर दिया है इसमें। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपका सीयूईटी में आए तो आप क्या करेंगे? एंटोनिम टिक कर देंगे? बिल्कुल नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। डू नॉट टेक रिस्क इन योर एग्जाम। मैं बार बार कह रही हूँ, तीसरी बार मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ, पुराने वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। अगर क्वेश्चन आपको गलत लगे या आपको आंसर ना आए, तुरंत छोड़ दीजिए। 10 क्वेश्चन छोड़ने का पूरा मार्जिन है आपके पास। बिरेट, बिरेट का क्या मतलब होता है? डांटना। तो बिरेट का मतलब होता है डांटना, और बहुत बुरी तरह से डांट देना, बिल्कुल बेइज्जती कर देना। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? चाइड, चैस्टाइज, और कॉन्डिसेंडिंग, और बी लिटलिंग, डेरोगेटरी, दूसरे को एकदम नकारात्मक तरीके से कह देना। इसको मैं साफ तरीके से लिख देती हूं, बी लिटलिंग, ठीक। बाकी तो बहुत सिंपल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने आपका आधा पेपर सॉल्व किया है। चैस्टाइज, अभी मैंने ऊपर आपको लिखवाया था चाइल्ड चैस्टाइज, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? कंडेम। यहाँ पे सिर्फ गुस्सा करना नहीं, मैंने कहा था बहुत बुरी तरह से गुस्सा कर देना, तो कंडेम का मतलब होता है बेइज्जती कर देना। अगेन बी लिटलिंग। डेरोगेटरी, वेंटिंग, वेक्सेशन, वेक्सेशन मतलब सैडनेस, वेंटिंग मतलब पर्जिंग, मतलब गिविंग वे टू योर इमोशंस। जैसे वेंट, ही वेंटेड आउट हिज एंगर बाय स्लैपिंग मी, मतलब उसने अपनी एंगर को आउटलेट दे दिया बाय स्लैपिंग मी, OUTLET। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव द वर्ड हेस्ट। बहुत ही आसान है। हेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी कर देना, हरी कर देना। वेकेंट का मतलब होता है खाली कर देना, मेक स्पेस। Pick the correct antonym. Okay, now we have to tick the word which is opposite in meaning. तो सबसे पहले आपको बनाल का मतलब आना चाहिए। बनाल का मतलब होता है something which is very common, something which lacks innovation, कोई नयापन नहीं है जिस चीज में। और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप तीनों सिनोनिम लिख सकते हैं जो है बनाल के। ड्रेरी, डल, हमड्रम, और इसका आंसर रहेगा इंटरेस्टिंग। बनाल का ऑपोजिट जो है वो है समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे अनकॉमन होना चाहिए, अनकॉमन की जगह पर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो समथिंग विच इज वेरी कॉमन, समथिंग विच इज डल, समथिंग विच इज ड्रेरी, समथिंग विच इज हमड्रम, समथिंग विच इज ड्रैब, something which is like a stereotype, all these are synonyms of banal. Cliche is another synonym of banal, something which has become very insipid, lacking imagination. Please write all these synonyms. The answer is going to be interesting. नेक्स्ट यू हैव क्वारलसम, बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति। लेकिन हमको क्या करना है? इसका ऑपोजिट टिक करना है, तो सीधे सीधे पीसफुल। अगला क्वेश्चन, एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना। अगर हमें इसका एंटोनिम टिक करना है तो वो है ग्लूमी, सैड। जिल्टेड का मतलब होता है कर्स्ड, श्रापित। अगला क्वेश्चन, इबुलियंट। इबुलियंट का मतलब भी यही होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना। तो इसका अब हम क्या करेंगे? डेस्पोंडेंट, क्योंकि इसका भी मतलब होता है सैड और ग्लूमी। वैसिलेट मैंने आपको बता दिया है।
फाउंडर, कोई भी चीज जिसने उसकी शुरुआत की हो, फाउंडर। सैंग्विन का मतलब होता है हैप्पी, क्योंकि हम एंटोनिम टिक कर रहे हैं तो इस केस में आपका आंसर रहेगा बी। 31st क्वेश्चन जो है, सेडिस्ट, हु इज अ सेडिस्ट, कौन होता है एक सेडिस्ट व्यक्ति। जैसे आपने एक 3 इडियट्स का एक डायलॉग सुना होगा कि अपने नंबर कम आए तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपने फ्रेंड जो है वो टॉप कर लेता है तो बहुत पीड़ा होती है। तो ये एक सेडिस्ट काइंड का एटीट्यूड है कि अपनी दुख में इतना दुख नहीं होता, लेकिन दूसरे की खुशी में ज्यादा दुख होता है। तो दूसरे की खुशी में दुखी होने वाले लोगों को हम सेडिस्ट कहते हैं। और ये जो सेडिस्ट है इसका हमें ऑपोजिट चुनना है, यानी कि दूसरों की खुशी में खुश होने वाले लोग, तो वो हो गया एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक वो लोग होते हैं हु आर वेरी सैक्रिफाइसिंग एंड थिंक अबाउट द गुड ऑफ अदर्स। डिमेंटेड का मतलब क्रेजी, मैड। और फिलोसॉफिकल का मतलब वो लोग हो गए जो इन प्रश्नों के बारे में बहुत सोचते हैं कि हम जीते क्यों हैं, भगवान कौन है, हम यहाँ क्यों हैं, क्या हमारा उद्देश्य है जीने का। तो क्वेश्चंस रिगार्डिंग लाइफ। क्वेश्चन 32, देखिए नाउ आपके सीयूईटी सिलेबस में एक उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस भी पूछेंगे वो। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि उन्होंने लाइन लिख दी और उसके लिए आपको एक शब्द चुनना है नीचे दिए गए शब्दों में, ठीक है। तो लाइन जो उन्होंने चुनी है वो क्या है, एन एक्टर इन अ ड्रामा गिविंग अ सॉलिटरी स्पीच। सॉलिटरी स्पीच का मतलब है अकेले खड़े होके वो वार्ता कर रहा है स्टेज पे। तो उसका जो एक शब्द है वो है सॉलिलॉक्वी। यहाँ पे लॉक का मतलब होता है स्पीक, सॉली मतलब वन सिंगल पर्सन, तो वन सिंगल पर्सन टॉकिंग, दैट वुड बी सॉलिलॉक्वी। नॉक्टर्नल का मतलब होता है नाइट। साइफन का मतलब होता है छोटा छोटा करके पैसा चुराना या छोटी छोटी मात्रा में इंक्रीमेंटली पैसा चुराना। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी, पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन 33, हाँ ये भी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको आज ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगी सीयूईटी के, कुछ कुछ मतलब हर पार्ट पे जो उन्होंने बोला है उसके मैंने दो तीन पांच करके ऐसे क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं अपने आप से। समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव, समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव क्लियरली हैज करिज्मा। करिज्मा, करिज्मेटिक स्पेलिंग देख लीजिएगा, के से मत शुरू कर दीजिएगा। मैग्नेटिक क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव हो, ठीक है, तो करिज्मेटिक। मूवमेंट, जगरनॉट, ह्यूज होल्ड ऑफ पीपल, हुजूम, HORDE ऑफ पीपल। जिंगोइस्टिक, जिंगोइस्टिक मतलब फुल ऑफ नेशनलिज्म, भारत माता की जय से भी ज्यादा नेशनलिस्टिक, फुल ऑफ नेशनलिज्म, मतलब कंट्री का नाम ले लीजिए तो बिल्कुल जान देने को तैयार हो जाएंगे। जिंगोइज्म इज एक्सेसिव नेशनलिज्म, नॉट जस्ट नेशनलिज्म, एक्सेसिव नेशनलिज्म। अ पर्सन हु इज गुड एट वेरियस सब्जेक्ट्स। अगर आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल किसी की मतलब लोग लिखते हैं इस शब्द को बहुत, ही इज अ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब होता है ही इज गुड एट वेरियस सब्जेक्ट। वो जो है जीके में भी अच्छा है, इंग्लिश भी उसकी बहुत अच्छी है, पोएम्स भी लिख लेता है, और साइंस का भी उसकी बहुत अच्छी है, उसे बहुत ज्ञान है अलग 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 सब्जेक्ट्स का, हिस्ट्री भी बहुत अच्छी। सो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ पॉलीमैथ। फिकल कौन लोग होते हैं, पीपल हु चेंज देयर माइंड वेरी सून। फेटिश कौन सी होती है, फेटिश इज बेसिकली व्हेन यू आर अट्रैक्टेड टू थिंग। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। अट्रैक्टेड टू अ थिंग, जैसे कि यू हैव अ फेटिश फॉर शूज, आपके घर में शूज ही शूज हैं, 50,000 पेयर्स ऑफ शूज हैं। फनाटिक इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर। फनाटिक इज अ पर्सन हु इज अ zealot. Fanatic is a person who is a despot. Fanatic is a person who is going to आप इसको ऐसे समझिए, क्रेजी फैन, एक शब्द में क्रेजी फैन, फनाटिक। So if you are a fanatic for religion, for example you are a Muslim, and you are a fanatic, तो जैसे you will be ready to kill people just on the name of religion, or you are a fanatic Hindu, you will be also doing the same. So that is the meaning of fanatic. नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन हु केयर्स फॉर द सोसाइटी। ओके, नाउ बहुत ज्यादा ऑप्शंस क्लोज हैं इसलिए मैं सारे ही एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलैंथ्रोपिस्ट या एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन और फिल का मतलब होता है लव। तो समवन हु केयर्स फॉर द सोसाइटी इज क्लियरली अ फिलैंथ्रोपिस्ट, जो लोग बहुत ज्यादा सोसाइटी में अच्छे काम करते हैं। समैरिटन का मतलब होता है गुड सिटीजन। बेनिफिशियरी मतलब समवन हु गेट्स द बेनिफिट।
और पेट्रन कौन हो गए? वो लोग जो फाइनेंशियल एड करते हैं। यूजुअली कॉलेजेस हैव अ पेट्रन। पेट्रन क्यों? बिकॉज दे आर द स्टार्टिंग मेंबर्स ऑफ द कॉलेज और any association. Now, this is another very different kind of a question. A type of dentist. A type of dentist who gives braces. Braces पता है ना आपको, दांत पीछे करने के लिए दिए जाते हैं. Obviously इतना, अब ये उस तरीके का क्वेश्चन है जो आप शायद छोड़ दें. So a type of dentist who gives braces. Clearly he is an orthodontist. Oral surgeon आपके दांत वात निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं. प्रोस्थोडोंटिस्ट जबड़ा लगाते हैं, डेंचर लगाते हैं. एंडोडोंटिस्ट जो है वो आरसीटी करते हैं, रूट कनाल ट्रीटमेंट. पर आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, ये उस तरीके का क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चे छोड़ देंगे. इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप अपने सीवीटी में ये जो ऑप्शन है कि केवल 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से, इसका अच्छे से इस्तेमाल करिएगा. अब हम आते हैं अपने एक नए क्वेश्चन टाइप पे जिसको हम कहते हैं जम्बल्ड अप सेंटेंसेस या पैरा जम्बल. ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीजे लिख रही हूं, आपसे याद रहेगा आपको. तो कुछ नहीं करना, इसमें आपको बहुत ही सिंपल सी चीज है. क्या करेंगे, इसमें आपको जम्बल्ड अप सेंटेंसेस दिए हुए हैं. जैसे आप इसको देख रहे हैं तो पी पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, नया टाइप का क्वेश्चन है. ये वाला जो पार्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, इसको इस अल्फाबेट से डिनोट किया है पी. दैट इट हैज बीन रिड्यूस्ड, ये क्या है? क्यू. फिर एज एन इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी मतलब जो रोकी नहीं जा सकती. ठीक है, अब आप इसको देखिए, इसके आपको एक बारी इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ने चाहिए. यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ वाला जो पार्ट है उसको उन्होंने फिक्स्ड माना है, मतलब इसका सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है. तो जो पी हो गया वो ये है, क्यू जो है वो ये है, फिर आर जो है वो ये है, और एस जो है वो ये है. इसको ध्यान से देख लीजिएगा. ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ. अब इसके आगे आपको सेंटेंस इस तरीके से बनाना है कि ये जो शब्द है पी क्यू आर एस, इनको आपको करना है रीअरेंज, और ये एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा जिसमें आपको मीनिंग दिखने लगेगी. इस सेंटेंस को निरर्थक नहीं करना है, इसकी आपको मीनिंग उजागर करनी है. यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दीज पार्ट्स विच आर लेबल्ड पी क्यू आर एन एस टू प्रोड्यूस द करेक्ट सेंटेंस. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये आपको अभी तक इसका एक्सपोजर होगा इस तरीके के क्वेश्चन का. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, चलिए इसको करने का बड़ा आसान तरीका है. आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, बस आपको चेक करना है सीक्वेंस कौन सा सही है. सीक्वेंस अपने आप में पूरा होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन का पूरा निकल के आना चाहिए. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, अगर हम एस लगाते हैं, टू अ क्लीशे. अभी मैंने आपको क्लीशे पढ़ाया था. क्लीशे का मतलब होता है एक ऐसी कहावत जो समय के साथ इतना ज्यादा ओवरयूज हुई है कि उसका मतलब ही खो गया है. ठीक, क्लीशे. तो अब हम देखते हैं क्या हो सकता है. तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ के बाद उसने क्या लगा दिया? क्यू. एज एन इनएविटेबिलिटी, ये हो सकता है. आगे चलेंगे, आर लगाएंगे, इज सो एंशिएंट. फिर पी लगाएंगे, दैट इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ क्लीशे. बिल्कुल सही. अब आपको आगे देखने की जरूरत इस केस में नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा मीनिंग इनका निकल नहीं सकता है. क्या कहता है? सही आंसर बी ही होना चाहिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एज एन इनएविटेबिलिटी. इनएविटेबिलिटी मतलब जो रोकी नहीं जा सकती. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एज एन इनएविटेबिलिटी इज सो एंशिएंट, इतना पुराना है कि दैट उसको अब इतना छोटा कर दिया गया है कि अब वो एक सिर्फ कहने मात्र के लिए कहा जाता है. अगर आप SRPQ लगा के देखना चाहते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ टू अ क्लीशे, मैच नहीं हो रहा है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एज एन इनएविटेबिलिटी, अब हम डी ऑप्शन देख रहे हैं, दैट इट हैज बीन रिड्यूस्ड इज सो एंशिएंट टू अ क्लीशे. बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है, तो एक ही ऑप्शन होगा जो सेंस बनाएगा. और ऐसे अब हम 2 क्वेश्चंस और लगाते हैं, मेरे ख्याल से 2 ही हैं. चलिए, द स्पेसिफिक. अब ये देखिए, इसमें क्लियर कट दिख रहा है, स्पेसिफिक जो है वो फिक्स्ड है. अब हम इसको रीअरेंज करेंगे. द स्पेसिफिक, नीचे ऑप्शंस आ गए हैं आपके.
आप सेंटेंसेस भी लगाइए। पहले उसने लगाया PQRS, एक एक करके चेक कर लेंगे। द स्पेसिफिक एबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब डिपेंड ऑन द रिक्वायर्ड फॉर, अब ये देखिए यहां पर आ गई दिक्कत, डिपेंड ऑन द रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट जॉब परफॉर्मेंस, यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट की मिसिंग लग रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं SRQP, लगा के देख लेते हैं। द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट जॉब परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द एबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप बाकी भी चेक करके देख सकते हैं। PRQS, the specific ability requirements of the job required for adequate job performance depend on the intellectual and physical abilities। प्रॉब्लम क्या है PRQS में, the specific required for, the specific या तो requirements होता, the specific या तो specifics होता, the specific abilities होता, अभी ये मैच नहीं कर रहा है। ऐसे ही हमारा लास्ट है SQRP, द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटीज डिपेंड ऑन द रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, बिल्कुल बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, रिक्वायर्ड फॉर एकदम ही बीच में से मीनिंग खत्म हो गया है। एक और उठाएंगे पैरा जंबल का क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन, अब सीधे ऑप्शन से ही चलते हैं। PQRS, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स one of the most important fruits, the strange fruit of this bush। पहले बुश की बात हो तब तो दिस बुश कहें। देखिए एक होता है अ बुश इन लखनऊ, दिस बुश इन लखनऊ, दिस बुश का क्या मतलब हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो दिस हम पहले बुश की बात करेंगे तभी दिस लगा पाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, QSPR, इसको भी चेक करते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स द स्ट्रेंज फ्रूट्स ऑफ दिस बुश has been, the strange fruit of this bush has been regarded, क्या ऑप्शन था, QSPR, ठीक है। So the strange fruit of this bush has been regarded one of the most important fruits of the Mediterranean। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। थर्ड वाला देखें, PSQR, for thousands of years one of the most important fruits has been regarded, नहीं हो सकता। लास्ट वाला QRPS, ये भी चेक कर लेते हैं। for thousands of years the strange fruit of this bush QR ऑफ द मेडिटेरेनियन, फिर बेकार हो गया। तो सही आंसर क्या है आपका, B। बहुत आसान है, सिर्फ एक बार आपको किसी ने पढ़ाया हुआ हो, कुछ क्वेश्चंस आपने 10-20 लगाए हुए हो, इट बिकम्स रियली इजी। अब देखिए आपके एग्जाम में ये भी बोला गया है कि वो इडियम्स भी पूछ सकते हैं। ये सब वर्ड यूसेज के अंतर्गत आता है, वोकैबुलरी के अंतर्गत आता है, जो कि आपके में सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो सम प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स आर गिवन बिलो टुगेदर विद देयर मीनिंग, सिर्फ आपको करेक्ट इडियम जो है वो चूज करना है। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ थिंग्स, बहुत सही। इडियम के क्वेश्चन में एक बात तो तय है, या तो आपको मीनिंग आता है या आपको मीनिंग नहीं आता है। मान लीजिए आपके 40 क्वेश्चन कहीं से नहीं बन पा रहे हैं और उसमें मतलब आपके पास चॉइस ही नहीं बची, तो आप तुक्का मार सकते हैं। वैसे मैं ये आपको कहूंगी कि ना ही मारे तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इडियम कभी तो सही हो जाता है, फिर कभी गलत हो जाता है। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ थिंग्स, इसका सही आंसर है टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ थिंग्स, का मतलब होता है इश्यूज को साफ कर देना, क्लैरिटी दे देना। टू कन्फेस विदाउट एनी रिजर्व। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का क्या मतलब हुआ, टू एम्फोसाइज। द टीचर ड्रोव होम द पॉइंट दैट मैथ्स इज वेरी टफ। ड्रोव होम मतलब बार बार उन्होंने क्लास में इस बात को एम्फोसाइज किया कि मैथ्स जो है वो बड़ी टफ है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अ प्राइवेट एंड टू सर्व, अपना मतलब निकालना। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अपना मतलब निकालना, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इडियम्स अगर आपने पढ़े हो, मतलब सुने हो, तभी करिएगा, वरना इडियम्स कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। अब हम आ गए हैं एक और छोटे से 2 लाइन का ये क्वेश्चन है, इसमें हमको अगेन मेन आइडिया निकालना है। There is a shift in our economy from a manufacturing to a service orientation। क्या बोल रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो शिफ्ट हो रही है उत्पादन से, हमें कहाँ कहाँ ध्यान देना है अब, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन पे, कस्टमर की नीड पे। और इंक्रीज इन सर्विस सेक्टर विल रिक्वायर द मैनेजर्स टू वर्क मोर विथ पीपल rather than with objects and things from the assembly line। Assembly line is that line on which the finished product is laid out। तो
अब हमें मेन आइडिया निकालना है इसी आधार पर, इन दो लाइनों के आधार पर। वो कह रहा है कि अब हमें लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो इस आधार पे आप ABCDE में से कौन सी बात कह सकते हैं? मैनेजर शुड हैव अ बैलेंस्ड माइंड, ये नहीं होगा क्योंकि इससे पहले क्या अनबैलेंस्ड है। असेंबली लाइन तो एग्जिस्ट करेगी ही, लेकिन उसने कहा है कि हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर वर्क प्लेस। द करेक्ट आंसर इज सी। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार का। छोटी छोटी लाइन दी हुई है और उसके आधार पे आपको आंसर करना है। थ्रू आउट द एजेस, मतलब पिछले कई सालों से, बहुत सारे सालों से, द बिजनेसमैन हैज हेल्प बिल्ड सिविलाइजेशंस ग्रेट सिटीज। उसने लोगों को लग्जरी प्रदान की है, कंफर्ट दिया है, आर्टिस्ट को पैसा दिया है, अपने आसपास के लोगों को उठाया है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी उनके जीने का तरीका उसको बढ़ाया है। और पिछले 100 सालों में बिजनेसमैन हैज स्टार्टेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। अब इसके आधार पे आप क्या कह सकते हैं? ABCDE। वैसे तो आपके CVT में 4 ही ऑप्शन आएंगे, बट मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक बढ़ा दिया है। तो बिजनेसमैन has contributed to the growth of the civilization। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 45th क्वेश्चन है। अब ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वॉट एवर आंसर द फ्यूचर होल्ड्स, इतना मुझे विश्वास है कि अगर आपको कोई चीज पता चल गई है तो आप उसे वापस नहीं कर सकते। एक बार जिन निकल आया बोतल से तो आप उसे वापस उसमें नहीं डाल सकते हैं। और अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने नई खोजों को दबाने की कोशिश की क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस काम के लिए यूज होंगी, तो ये एक बहुत ही बेकार, फ्यूटाइल मतलब यूजलेस एक्शन होगा। फिर ये हमें बताएगा कि हम वापस एक पुरातन काल में पहुंच गए हैं जहां सबसे इनर मोस्ट अर्ज और डिजायर ऑफ मैन को सप्रेस किया जा रहा है। और क्या है इनर मोस्ट डिजायर? द डिजायर फॉर नॉलेज। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये इनर मोस्ट डिजायर क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मैन्स मोस्ट बेसिक डिजायर क्या है? द डिजायर फॉर नॉलेज। अभी पढ़ा है हमने, तो आंसर क्या होगा? डिजायर फॉर नॉलेज तो दिया नहीं है, इसका मतलब टू बिकम लेस इग्नोरेंट। तो कभी कभी बहुत सिंपल भी चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, गलत कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। Okay, we come to now the 46th question. Again, it is a small paragraph. So, never before in history have people been so aware of what is going on in the world. इससे पहले लोगों को इतनी जानकारी ही नहीं थी दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन टीवी ने, न्यूज़पेपर ने, रेडियो में ये लगातार हमको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और अराउज करते रहते हैं, हमें हमारे इंटरेस्ट को जो है वो अराउज करते रहते हैं। द सोशियोलॉजिस्ट इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड अराउंड हिम इज इंटेंस, फॉर सोसाइटी इज हिज फील्ड ऑफ स्टडी। एज एन एनालिस्ट ही मस्ट बी वेल अक्वेंटेड, मतलब ही शुड बी thorough with a broad range of happenings and must understand basic social processes. He wants to know what makes the social world, what it is, how is it organized, why it changes in the way that it does. ऐसी नॉलेज जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर दोज हु मेक ग्रेट डिसीजंस बट ऑल्सो फॉर यू, सिंस इट इज द वर्ल्ड इन विच यू लिव एंड मेक योर वे। बड़ा ही सिंपल पैसेज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इस पैसेज के अनुसार हमारी जो आज की सोसाइटी है वो ज्यादा अवेयर क्यों है पहले की सोसाइटीज के मुकाबले। तो अगर आपको लाइन याद हो तो उसने मेंशन किया था टीवी है, रेडियो है, इस वजह से सीधा साधा आंसर है द न्यूज मीडिया कीप्स अस बेटर इन्फॉर्म्ड। बड़ा सिंपल पैसेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हुए अब हम आते हैं 47th पे। The attainment of individual and organizational goals is mutually interdependent, यानी एक दूसरे पर निर्भर करता है, and it is linked by a common denominator, employee work motivation. Organizational members are motivated to satisfy their personal goals and they contribute their efforts to the achievement of organizational objectives as means of achieving these personal goals. तो अब कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि सपोर्ट करता है? बेसिकली ऑथर कह रहा है कि मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉइज को आता है अपने निजी गोल से, यानी मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, इस वजह से वो मोटिवेट होकर अपना काम करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए कि मोटिवेशन इनकरेजेस एन इंडिविजुअल टू गिव प्रायोरिटी, प्राथमिकता टू पर्सनल गोल्स ओवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है, ये भी एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है, एक सेंटेंस है उसके कुछ टुकड़े कर दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें एरर कौन से पार्ट में है। ठीक है, शी वेयर स्पेक्टिकल and so she was unable to see the gangster that attacked her last night.
जो भी बच्चे इसको पढ़ लिए हैं उन जानते होंगे कि स्पेक्टिकल नहीं होता, हमेशा स्पेक्टिकल्स होता है। तो एरर आपके इसी पार्ट में है, शी वेयर्स स्पेक्टिकल्स। अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। द ड्राइवर शोड अ ग्रेट टैलेंट, तो यानी एरर आपके बी पार्ट में है। By the next month, आखिरी क्वेश्चन, by the next month we shall have completed, फ्यूचर टेंस है, we shall have completed the project। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस सीयूईटी का कर दिया है रिवाइज आप लोगों के लिए, एंड आई होप दिस क्लास हैज रियली बेनिफिटेड यू ऑल। आपको बहुत कुछ पता चला है पढ़ने के लिए। मुझे लगता है आपके ड्रीम कॉलेज तक जाने में ये क्लास जो है वो काफ़ी आपका साथ देगा। थैंक यू सो मच।